भी हैं। तो किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तुम लोग? अच्छा, सब तीनों सीयूईटी के प्रिपरेशन कर रहे हो। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही पढ़ना था, मतलब वही रिवाइज करना था। पढ़ रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली? या चलता है, पढ़ा है ना? ठीक है। तो कुछ बेसिक बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, इन जनरल जो पता हो कि तुम्हें क्या समझ आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। अरे आराम से बताओ, इतना ऐसा कुछ नहीं है, आराम से बताओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जब ये वर्ड बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या समझ में आता है? कुछ बेसिक एक लाइन की डेफिनेशन, या जो तुम समझ पाते हो। जब जब मानो तुमने पहली बार पढ़ रहे हो ये टॉपिक, मैंने बोर्ड पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखा, तुम्हें क्या समझ आ रहा है, हम किस बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस का एक कनेक्शन, या और भी इजी वर्ड्स में बोलें तो एनोड कैथोड पढ़ते थे ना बचपन में, 9-10 क्लास में, उसको रिलेट करेंगे किससे? अपनी केमिकल रिएक्शन से। सेल के बारे में जितना भी तुमने पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है ना, 9-10 क्लास में करंट बनाते थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का माइग्रेशन दिखाते थे। तो क्या दिखाते थे वहाँ पे? एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, ऐसे ही कुछ तो पढ़ते थे बेसिक। दोनों को कनेक्ट करेंगे एक सेल से, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। जब ये तो बात हुई सेल की, तो ये कौन सा पोर्शन है? इतना सा जो पोर्शन है ये तुम्हारा इलेक्ट्रो का पोर्शन है। केमिस्ट्री के पोर्शन में क्या होता है? केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस पढ़ते हैं, बहुत छोटी सी रिएक्शन अगर मैं देखूं, NaCl वाली, NaCl का फॉर्मेशन सबको पता है बेसिक सा। क्या होता है? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, Na+ के फॉर्म में आ जाता है, और क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl- के फॉर्म में रहता है। समझ आ रहा है? इसी से क्या बनता है? NaCl। तो तुम अगर एक कॉमन चीज छोटी सी ऑब्जर्व करो, तो यहां पर एनोड और कैथोड के बीच में किसका माइग्रेशन हो रहा था? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा था। और अगर तुम केमिस्ट्री में चले जाओ, तो यहां पर भी सोडियम और क्लोरीन के बीच में किसका एक्सचेंज हो रहा है? एक्सचेंज या डोनेशन या एक्सेप्टेंस, जो भी कहो, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। अब ये दोनों तुम्हारे लिए रिलेट हो पा रहे हैं आपस में कि इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रो can be related with chemistry, or when both of these come together, what they form a branch of science known as electrochemistry. तो electrochemistry में क्या पढ़ेंगे? केवल सेल को कनेक्ट करेंगे, किसी भी सेल को, डिफरेंट टाइप के सेल को, उनकी फंक्शनिंग को या तो हम देखेंगे रिएक्शन के बेस पे, या हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगर हम सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे हम अपनी केमिकल रिएक्शंस को कैसे गवर्न कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक सी इतनी बात है। इसके बाद अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुमने कुछ टाइप्स ऑफ सेल पढ़े होंगे। अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो थोड़ा बहुत तो तुम मुझे बता सकते हो कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेल, अगर कुछ तुम्हें याद आ रहा हो। वेरी गुड। एक और था? नहीं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो हो गई एक मोटी मोटी ब्रांच, जिसके अंदर फिर दोनों चीजें आ गई। एक तो तुमने जो बताया बिल्कुल सही बताया, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, वोल्टेइक सेल। मेजर जो दो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? एक गैल्वेनिक सेल, बिल्कुल सही है। दूसरी सेल कौन सी होती है? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डेनियल सेल पढ़िए, डेनियल सेल पढ़िए। तो हम जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हम एनसीईआरटी के बेस पे भी चल रहे हैं, ठीक है, अभी हम जितनी भी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एनसीईआरटी को फ्रेम बना के उतनी ही बात कर रहे हैं, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, तो कौन कौन सी दो सेल मेजर हैं जो हमें पढ़नी है? डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल। ठीक, अब डेनियल सेल के बारे में बात शुरू करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल हमारी डेनियल सेल है। क्या होता है डेनियल सेल में? थोड़ा सा आइडिया, चलो मैं रिएक्शन लिख के बताती हूँ, फिर तुम मुझे समझाओ। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, ये होती है तुम्हारी रिएक्शन, इट इज जिंक यार। ठीक है, ये तुम्हारी डेनियल सेल की इक्वेशन है। अब तुम मुझे थोड़ा सा कुछ समझा सकते हो? जिंक का क्या हो रहा है? अच्छा, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन। हाउ कैन यू से दिस दैट जिंक इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड? वेरी गुड। कॉपर का क्या हो रहा है? वेरी गुड, पक्का ना, सब एग्री कर रहे हैं ना? ठीक है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, और ये सेल, इसको हमने क्या नाम दे दिया कि ये हमारी डेनियल सेल है, इसे हम डेनियल सेल बोल रहे हैं। क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट विल बिहेव एज एन एनोड और कैथोड?
वेरी गुड। कैसे लर्न करोगे इसको? एक होता है हमारे पास एनोड, दूसरा होता है मेरे पास कैथोड। एक प्रोसेस कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन। दूसरी प्रोसेस कौन सी होती है? रिडक्शन। इसे याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक क्या अपना लो तुम, वॉवेल को वॉवेल से मैच करा दो। जहां भी ऑक्सीडेशन होगा दैट स्पॉट विल ऑलवेज बिहेव एज एन एनोड। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब वॉवेल को वॉवेल से मैच करा देंगे हम, खत्म। जिंक हमारा कैसे बिहेव करेगा? एनोड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जिंक क्या हो रहा है? नहीं बच्चे, जिंक क्या हो रहा है? एनोड, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, कैथोड रिड्यूस हो रहा है। अब मैंने बोला ये तुम्हें केमिकल रिएक्शन दिख रही है, जैसे हम अभी सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे थे, केमिकल रिएक्शन दिख रही है। हम क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्म में लेकर आते हैं। कैसे? हम देख रहे हैं कि जिंक पहले सॉलिड था, मतलब कहीं तो डिपॉजिट रहा होगा। केमिस्ट्री लैब है, सब केमिस्ट्री लैब जाते हो स्कूल कॉलेज में? बहुत बार गए हो? गए हो ना, एक दो बार, कई बार गए हो। जब हम रिएक्शन करते हैं टेस्ट ट्यूब में लेकर के कोई कंपाउंड बनाते हैं तो हम कभी कभी क्या देखते हैं कि हमारे टेस्ट ट्यूब में पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है, नीचे कुछ सेटल डाउन कर गया, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट कैसा होता है? सॉलिड की लिक्विड? सॉलिड होता है। ठीक, याद रहेगा। अगर कहीं पर सॉलिड लिखा हुआ है रिएक्शन में तो रिमेंबर वहां पर उस इलेक्ट्रोड पर, एनोड भी हो सकता है कैथोड भी हो सकता है, वो सॉलिड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट की तरह डिपॉजिट हुआ होगा। सॉलिड है तो वो डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक, यहां पर क्या था? पहले जिंक डिपॉजिटेड था, रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के बाद जिंक आयनिक फॉर्म में आ गया। आयनिक फॉर्म में मतलब डिसोसिएट किया होगा ना, दो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, कुछ टूटा होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए होंगे। अब क्या हो गया? जिंक एक्वस स्टेट में आ गया। अब अगर एक चीज सॉलिड से लिक्विड गई है तो उसकी जगह किसी ने तो ली होगी, क्योंकि आपको पता है जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा करते थे किसी जमाने में तो हमने क्या पढ़ा था? कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, कुछ भी नया नहीं बनता, हर चीज बस फॉर्म अपना चेंज करती रहती है। ठीक है, सॉलिड से एक्वस जिंक हुआ, वाइस वर्सा क्या हुआ होगा? कॉपर यहाँ पे किस फॉर्म में है? +2 के फॉर्म में, यानी कि क्या वो सॉलिड है या एक्वस है तुम्हारे हिसाब से? वेरी गुड, कॉपर एक्वस है। और जब रिएक्शन हो गई उसके बाद कॉपर किस स्टेट में आ गया? सॉलिड स्टेट में, यानी कि वो डिपॉजिट हो गया। तो अगर डेनियल सेल की नॉर्मल रिएक्शन तुमसे कोई पूछे कि डेनियल सेल की इक्वेशन क्या है, तो तुम्हारे लिए ये होनी चाहिए डेनियल सेल की इक्वेशन। ठीक, अब कोई भी इक्वेशन हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, कुछ भी होता है तो हम पढ़ते हैं कि उसके लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? फिजिक्स में लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ते थे, रुकी हुई चीज रुकी रहेगी जब तक तुम एनर्जी नहीं दोगे, और चलती हुई चीज चलती रहेगी जब तक तुम एनर्जी देके उसे रोकोगे नहीं। तो अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इस रिएक्शन को गवर्न कोई तो सोर्स ऑफ एनर्जी कर रही होगी, किसी के थ्रू तो हो रहा होगा। तो क्या है वो सोर्स ऑफ एनर्जी? वो सोर्स ऑफ एनर्जी है मेरा सेल पोटेंशियल, ई। ई स्टैंड्स फॉर सेल पोटेंशियल, वेयर इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। कोई आर्बिट्री असाइन नहीं है कि ई का मतलब सेल पोटेंशियल ही होगा। इस चैप्टर में ये नोशंस हम यूज करेंगे। ठीक, इस इक्वेशन के लिए जो अभी तुम्हारे सामने लिखी है, इस इक्वेशन के लिए हमारे सेल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? लेस देन 1.1 वोल्ट। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, डेनियल सेल मेरा पहला सेल है, फर्स्ट सेल है, फर्स्ट रिएक्शन है, तो मेरे लिए ई की वैल्यू लर्न करना थोड़ा आसान होना चाहिए, 1.1 वोल्ट। ठीक, तो जब मेरे ई की वैल्यू लेस देन 1.1 वोल्ट है तो कौन सी रिएक्शन हो रही है जो तुम्हें अभी इस समय अपने बोर्ड पे दिख रही है? क्या दिख रहा है तुम्हें? दैट जिंक इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू जिंक आयन एंड कॉपर आयन इज बीइंग रिड्यूस्ड इनटू कॉपर सॉलिड। ठीक, अभी तक हम रिएक्शन के टर्म में बात कर रहे थे, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के केमिस्ट्री पार्ट की बात कर रहे थे। अब हम इलेक्ट्रो पार्ट की बात करके देखते हैं। अब हम फ्रेम में ले आएंगे सिर्फ ई को। ई की वैल्यू है लेस देन 1.1 वोल्ट। क्या क्या हो सकता है? हम ई की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाकर हम कहाँ तक ले आए? एक बार 0 तक ले आते हैं, 1.1 से भी नीचे है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बार इसकी वैल्यू घटा के 0 तक ले आते हैं।
तुम लोग भी आगे ही आ जाओ, इतना क्या पीछे बैठे हो, कौन सा इंट्रोगेशन हो रहा है? कम से कम दिखोगे तो। अरे आगे ही आ जा भाई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, बेसिक रिवीजन चल रहा है, कोई समस्या हो, इसके पीछे का कुछ ना समझ आया हो तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। ई की वैल्यू स्टैंडर्ड जो हमने रिएक्शन के लिए देखी वो अभी क्या थी, 1.1 वोल्ट थी। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया। इस 1.1 को हम डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। डिक्रीज करके हम कहां तक ला सकते हैं, 0 तक ला सकते हैं, 0 वोल्ट तक। और इंक्रीज करके हम उसे बहुत कितनी भी वैल्यू तक ले जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, इंक्रीज किया और एक बार इस वैल्यू को हम 1.1 वोल्ट के बराबर लेकर आएंगे। 1.1 से कम है, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। अपने दिमाग में एक नंबर स्केल ड्रॉ करो और यहाँ पे 1.1 लेकर आओ, ठीक है। एक बार तुम इसे डिक्रीज कर रहे हो, एक बार तुम इसे इंक्रीज कर रहे हो। तो एक ऐसा स्टेप भी आएगा जब तुम इस वैल्यू के एकदम बराबर होगे, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, 3 स्टेजेस। 1.1 से कम, एक बार मेरे ई की वैल्यू है 1.1 और उसके बाद है मेरे ई की वैल्यू 1.1 से ज्यादा। चलो एक एक करके बताओ क्या होगा जब मेरे ई की वैल्यू 1.1 से कम यानी कि 0 वोल्ट होगी। बताओ, कोई रिएक्शन नहीं होगी। कौन बता, किसने बताया ये? तूने बताया। क्यों नहीं होगी रिएक्शन? क्योंकि एनर्जी नहीं है। किसी और का कोई जवाब? यहां पे मैंने क्या लिखा है, ई की वैल्यू। तो क्या लेस देन की कोई लिमिट मेंशन है, कितना कम होना चाहिए? क्यों नहीं होगी, 0 वोल्ट पे भी होगी रिएक्शन। 0 वोल्ट पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम नहीं करता। अगर कहीं भी क्वेश्चन में ये मेंशन है कि x की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए, लेस देन 5 कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी 0, दैट कैन बी -5 या कुछ भी, इवन फ्रैक्शन 2, ठीक है। तो अगर वैल्यू लेस देन 1.1 है, इसलिए मैंने स्पेशली 0 मेंशन किया था ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन ना रहे। अगर 0 वोल्ट है तो तुम्हारी रिएक्शन का रेट वेरी कर सकता है। जो काम जल्दी हो रहा था वो काम हो सकता है थोड़ा धीरे हो, लेकिन होगा वही जो अभी तक होता आ रहा था, ठीक है। तो E की वैल्यू जब भी लेस देन 1.1 होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ 0 डेसिमल एनीथिंग, ठीक है। तो तुम्हारी डेनियल सेल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो उसी मतलब उसी डायरेक्शन में चलेगी। स्पीड वी कैन नॉट से, उसी डायरेक्शन में चलेगी। जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस होगा। सेटिस्फाइड? ठीक। अब क्या किया मैंने, अब हम नंबर स्केल पर आगे चले और हम पहुंच गए 1.1 पे। जब E की वैल्यू 1.1 वोल्ट होगी तब क्या होगा रिएक्शन के साथ? रेट। और किसी का कोई जवाब? बताओ यार, कोई तो तुम बताओ क्या होगा। कुछ तो आ रहा होगा कि तुम्हारे ऑप्शन में आ गया ये क्वेश्चन, तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो और ये क्वेश्चन आ गया। बताओ क्या लगा के आओगे आंसर? कुछ तो लगा के आओगे, फिर बताओ क्या लगा के आओगे, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? यही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं क्या होगा। इक्विलिब्रियम पढ़ा है सबने, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट, क्या होती है, क्या हो जाता है? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोल रही हूँ कि जब तक वैल्यू 1.1 से कम होगी तभी तक ये रिएक्शन होगी, इसका मतलब कि जैसे ही वैल्यू 1.1 टच करेगी वैसे ही हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी, या हम कह सकते हैं रुक जाएगी। क्योंकि जब कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम स्टेट में आती तो हम ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि रिएक्शन हो रही है या रिएक्शन रुक गई है। हम अपनी आंखों से ये कभी नहीं देख सकते कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वल स्टेट में एक्सचेंज हो रहा है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि रिएक्शन रुक गई है, ठीक है। तो जब मेरा E की वैल्यू 1.1 के बराबर आएगी तो क्या हो जाएगा? डेनियल सेल की रिएक्शन रुक जाएगी, किसी भी तरफ रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। जो सेल रिएक्शन है दैट विल स्टॉप। अब मैंने क्या किया, इस E की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। 1.1 से कम पर इस डायरेक्शन में थी मेरी रिएक्शन। जब हम 1.1 पर पहुंचे तो क्या हुआ, रिएक्शन रुक गई। और अब मैंने अपना सेल वोल्टेज इंक्रीज कर दिया, 1.1 से बढ़ा दिया। हमें बताओ, उसे मत बताओ क्या होगा, बताओ।
अच्छा, और किसी का कोई जवाब? वेरी गुड, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, वेरी गुड। अगर E की वैल्यू 1.1 से बढ़ जाएगी तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। यही रोल है इलेक्ट्रो यानी कि सेल का रिएक्शन को गवर्न करने में। ठीक, तो क्या याद करना है हमें? कई चीजें। पहली चीज, डेनियल सेल की फ्रेम इक्वेशन क्या है मेरी? जिंक और कॉपर आयन रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद कॉपर सॉलिड स्टेट में आके प्रेसिपिटेट बना देता है या डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो मुझे याद करना है वो ये है कि इस रिएक्शन की, जो मेरी नेचुरल डेनियल रिएक्शन है, उसकी ई वैल्यू कितनी है? लेस देन 1.1। बस डेनियल सेल के बारे में हमें दो चीजें याद करनी है। अब कैसे ई की वैल्यू चेंज करने पर मेरी रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये मेरा अपनी समझ है, ये याद करके, सब कुछ याद करके एग्जाम में नहीं जाते। ठीक है, अगर मैंने बोला कि ई की वैल्यू 1.1 से कम है और ये रिएक्शन होगी, फिर तुम्हें एग्जाम में 0 दे दे, 0.5 दे दे, कुछ भी दे दे, सॉरी बेटा, हाँ माइनस में भी बोल सकता है, क्यों नहीं हो सकती है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ा है किसी ने? पढ़ा तो सबने है। क्या होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन? अभी भूल गए, एग्जाम तक क्या होगा? क्या होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन? हाँ, उसकी वैल्यूज मोस्टली किस में होती हैं? तो नेगेटिव में सेल पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। ठीक, ठीक है। अगर ए की वैल्यू तुम्हें कोई 0 वोल्ट लिख के दे तो कभी मत समझना कि रिएक्शन रुकेगी। रिएक्शन कब रुकेगी? जब वैल्यू डेनियल सेल के केस में इक्वल टू 1.1 वोल्ट होगी, और अगर तुमने वैल्यू उससे ज्यादा बढ़ा दी तो तुम्हारी रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, फिर से तुम्हें डिपॉजिट किसका मिलना शुरू हो जाएगा? जिंक का, और तुम्हारा कॉपर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। डेनियल सेल के बारे में किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछो, और नहीं है तो फिर हम पूछें। बोलो, किसी का कोई सवाल नहीं है? सब समझ में आया या कुछ नहीं समझ में आया? हाँ, जब से आयो तब से आया, पहले आना चाहिए था, थोड़ा और समझ में आता। चलो, गैल्वेनिक सेल के बारे में बताओ। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? व्हाट इज अ गैल्वेनिक सेल? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो मेजर सेल लेके चल रहे हैं, एक डेनियल सेल जो हमने कंप्लीट कर लिया, और दूसरा गैल्वेनिक सेल। क्या होता है गैल्वेनिक सेल? कुछ भी ऐसे ही ब्रीफ बताओ ताकि मुझे समझ में आए कि तुम्हारी नॉलेज किस डायरेक्शन में, मुझे कहाँ से पकड़ के वापस लाना है। वेरी गुड। इक्वेशन किसी को याद है? सिमिलर टू डेनियल सेल है, अब बताओ। ठीक है, इक्वेशन हम लिख रहे हैं, अब ये अलग से मुझे समझाना थोड़ा सा। यही सेम इक्वेशन तुमने डेनियल सेल में देखी थी, एग्री? फिर भी इसमें और उसमें तुम्हें बेसिक डिफरेंस क्या लग रहा होगा मेरे एंड से, कि मैंने क्या किया है? सिर्फ मैंने रिएक्शंस को अलग अलग करके लिख दिया ना। रिएक्शन तो सेम है ना, जो डेनियल सेल में थी वही। अगर मैंने अलग अलग करके लिखा है तो इतनी सी बात से तुम्हें कुछ समझ में आ रहा हो कि अगर अलग अलग करके लिखा है, व्हाट कैन इट रिफ्लेक्ट, क्या शो कर सकती है ये चीज? वेरी गुड, अलग अलग। हाँ हाँ हाँ, बोलो। वेरी गुड, ये दोनों रिएक्शन अलग अलग कंटेनर में होती हैं। प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी भी? एक कंटेनर है जिसमें कॉपर है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें जिंक है, और ये दोनों रिएक्शंस हो रही हैं। इज इट करेक्ट और इज इट इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, वाई? वेरी गुड। और अगर मैं बोलूँ कि नहीं अलग अलग ही होती हैं, अब बताओ तो फिर? अरे तुम थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ अपनी। हाँ, वेरी गुड। गैल्वेनिक सेल के केस में एक ही चीज स्टार करके नोट कर लो, क्या होगा यहाँ पर? सॉल्ट ब्रिज होगा। वो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? इन दोनों मीडिया को आपस में कनेक्ट करेगा, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए बेसिक नीड क्या है? अभी अभी जिस लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, बेसिक नीड है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम अलग अलग बर्तन में दो सोल्यूशन भर के रख दें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ माइग्रेट नहीं कर पाएगा। माइग्रेशन के लिए मुझे कोई ऐसा कनेक्टिंग मीडिया चाहिए जो दोनों को कनेक्ट कर सके, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सके।
सहमत हैं आप लोग इस बात से? तो डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल में बेसिक डिफरेंस एक, बताओ क्या होगा? तुम समझ बहुत ध्यान से रहे हो और तुम बता एक सवाल का जवाब नहीं रहे हो। बताओ डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? वेरी गुड। डेनियल सेल के लिए हमें किसी एक्सटर्नल मीडिया, एक्सटर्नल कनेक्टिंग मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गैल्वेनिक सेल के केस में हमें एक एक्सटर्नल कनेक्टिंग मीडिया की, अरे हमसे पूछो, हमें बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? तुषार। हमें बताओ, जो भी तुम्हारे मन के भाव हैं मुझे बताओ, पूछो तो मुझसे ही पूछो। एन कौन सा एन? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला एन? कौन सा एन? मोल्स वाला एन? कौन सा एन? ये एन है क्या? मुझे ऐसे ही बता दो शॉर्टकट में, कोई तुम बता दो क्या, कौन सा एन पूछ रहा है ये? 2.303 अपॉन आर टी एन एफ फ्लो ऑफ, हाँ इसी से फाइंड होता है। जब हम ये लिखते हैं तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन हो रहा है? 2, तो एन क्या हो गया? बस यही वाला एन है। ठीक, चलो सूरज की समस्या। किसी की कोई समस्या हो मुझसे संपर्क करें, आपस में ना करें। तो गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है? हाँ बेटा बताओ। हाँ समझ में आ रहा है? प्लीज़ कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो डोंट स्टोर इट फॉर लेटर, जस्ट डिस्कस। हो सकता है कि मैं समझा ना पा रही हूँ, ठीक है, तो तुरंत के तुरंत डिस्कस करो। दोनों बातें समझ में आ गई? तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 बेसिक सेल डिस्कस किए हैं अभी, सिर्फ डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल। और जिस एन की बात तुषार ने अभी अभी की है, वो एन कौन सा है? जब डेनियल सेल होगी या गैल्वेनिक सेल होगी, उस केस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन हुआ। जैसे अगर हम कॉपर, अरे हमेशा 2 का नहीं होगा भाई, जैसे कॉपर और जिंक की रिएक्शन हुई तो 2 इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हुआ, तो वो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, अब इन दोनों सेल में तुमने क्या देखा कि एनोड पर रिएक्शन हो रही थी, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, जा रहे थे, कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, जिंक के फॉर्म में डिसॉल्व हो रहा था, ठीक है, और कैथोड पर भी रिएक्शन हो रही थी। एनोड पर रिएक्शन हो रही थी, कैथोड पर, ये देखा ना तुमने दोनों सेल्स में। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक अनदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास, जिसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ शी इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? हाँ वेरी गुड। क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर किसी को कुछ भी पता है इसके बारे में, बेसिक कुछ भी, एक लाइन भी, तो मुझे बताओ कि क्या पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तुम बताओ सबसे पहले क्या पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में? कुछ तो पता होगा, कुछ नहीं पता है? तुम ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला था क्या सर से? तुम ही ने बोला था क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए सर से? अच्छा, तो फिर तुम्हें पता होगा, बताओ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमसे ही बोलो क्या पता है इसके बारे में। सिर्फ सुनने आए हो, वाह। तुम बताओ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मेजर करने के लिए, पोटेंशियल मेजर करने के लिए होता है। इसका खुद का पोटेंशियल कितना होता है? ई सेल शी का? तुम काफी हद तक सही जा रहे हो। शी का खुद का सेल पोटेंशियल, जैसे मैंने बताया डेनियल सेल का लेस देन 1, वेरी गुड, 0 होता है। और किसी की कोई, अब इसके अलावा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन शी के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली शी के बारे में? नो इन्फॉर्मेशन? अरे मुझे तुमसे तो एक्सपेक्टेड था। यूजुअली क्या होता है, देखो पहले बेसिक सी एक बात बताएंगे ताकि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए शी याद रह जाए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, ठीक है। किसी कॉर्पोरेट जॉब के बारे में सुना है? एमएनसीज होती हैं जो कॉर्पोरेट नौकरी होती है, या फिर ये जो एमबीए वाले कोर्स होते हैं, इसमें अगर एक लड़की जाए इंटरव्यू देने और एक लड़का जाए इंटरव्यू देने, और तुम सीईओ हो, तुम खुद, तुम्हें अपॉइंट करना है, तुम किसे अपॉइंट करोगे? मैं काम के लिए बोल रही हूँ, छोड़ो, एलिजिबल दोनों हैं, जिस स्किल भी दोनों की लगभग बराबर है, पैसा भी दोनों बराबर ही मांग रहे हैं, कौन ज़्यादा काम कर सकता है तुम्हारे हिसाब से? देखो यार, वो बात तो वो सही कह रहा है। एक लड़का और एक लड़की में से ज़्यादा वर्क कैपेसिटी फिजिकली भागने की किसकी ज़्यादा होती है? लड़के की ज़्यादा होती है। तुम बिल्कुल प्राइवेट कंपनी के मालिक की तरह सोचो कि तुम्हें 10,000 दोनों को देने हैं, तुम ज़्यादा काम किससे निकलवा सकते हो? लड़के से। तो अब यहाँ पर ज़्यादा काम कौन कर रहा है? ही।
एंड शी कैन बी कंसीडर्ड इनर्ट. इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव. इनर्ट गैस एलिमेंट पढ़ते थे पीरियोडिक टेबल में जो रिएक्ट नहीं करते हैं. तो यहां पर शी कैसे काम कर रहा है मेरा? इनर्ट की तरह, जो उतना काम नहीं कर पा रहा है जितना एक ही एम्प्लॉय कर सकता है. ठीक है, तो शी इलेक्ट्रोड कैसा इलेक्ट्रोड होगा? इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा. इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ? अगर मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रोड ऐसा है, मैंने अगर बोला कि ये बच्चा है, ये क्लास का इनर्ट स्टूडेंट है, ये काम नहीं कर रहा, तो किसी के तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बोला होगा. भाई किसी को तो ऐसा नहीं होता कोई गोरा है तो सबसे गोरा है, किसी से तो कंपेयर किया होगा. ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि ये इनर्ट स्टूडेंट है, ये कुछ नहीं काम करता, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? तुम तीनों हो मेरे लिए, कि भाई ये 3 बच्चे रिएक्टिव हैं और ये बच्चा इनर्ट है. अगर मैं बोलूं कि शी का इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इस पे रिएक्शन नहीं होती, तो इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसे भी होंगे जिन पे रिएक्शन होती होगी, तभी तो हम कंपेयर कर पा रहे हैं. ठीक है, वो इलेक्ट्रोड्स कौन से हैं जिन पे रिएक्शन होती है? कोई एग्जांपल दो मुझे. बालकों, पिछले 10 मिनट से हम कौन से इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे? जिस इलेक्ट्रोड की हम बात कर रहे थे उस पर रिएक्शन हो रही थी ना? हैं? हाँ, जिंक कॉपर दोनों, वो दोनों इलेक्ट्रोड रिएक्शन में खुद हिस्सा ले रहे थे ना, उन पे रिएक्शन हो रही थी ना, वो खुद डिसॉल्व हो रहे थे ना. जिंक आयन जो था तुम्हारा, जिंक सॉलिड से जिंक आयन बन रहा था, कॉपर सॉलिड से कॉपर आयन बन रहा था, वो क्या था? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड था ना. समझ में आई बात जो हम कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे हम पहले पढ़ के आए, हमने जब चैप्टर शुरू किया तो हमने देखा एक से एक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्ट करते हैं. जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़े तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि सारे इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते होंगे. लेकिन जब मैं शी पढ़ने के लिए आई तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, मतलब जो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रिएक्शंस में यूज हो रहा है, दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इटसेल्फ इन रिएक्शन, वो खुद रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनता. समझ में आई ये बात? क्या समझ में आया बताओ, मुझे भी समझाओ. तुम ये जो मेरी ही लाइन को कॉपी पेस्ट करते हो ना, कुछ और बताओ, थोड़ा एक्सप्लेनेटरी. क्या होता है यहाँ पे? है नेक्स्ट? अरे कुछ तो. ये बेटा तुम्हें रिपीट मोड पे मुझे यही बात बताइए. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है? जो इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे वो रिएक्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो इसके लिए क्या, अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर मैं तुम्हें लैब में लेकर जाऊं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की और मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिजाइन करना है, तुम्हें मैंने सारा सामान दे दिया. ठीक है, इलेक्ट्रोड्स हमेशा मेटल के होते हैं, पता है सबको, ये बात याद रखना. अब तुम मुझे बताओगे अपनी रिक्वायरमेंट्स कि तुम्हें कैसा मेटल चाहिए, तो तुम मुझसे कैसा मेटल लेने आओगे? क्या तुम मुझसे कॉपर जिंक लेने आओगे? हाँ कि ना? हाँ लेने आओगे. क्यों? तुम्हें पता नहीं है कि कॉपर और जिंक रिएक्ट कर जाते हैं? तुम अपने बीकर में या अपने सेल में ऐसा मेटल डालना चाहते हो जो रिएक्ट ना करे, क्या उसके लिए कॉपर और जिंक सूटेबल है? क्या उसके लिए कॉपर और जिंक सूटेबल है? किसी और का भी वो भी निकाल के पीछे पीछे रख दो. और तुम लोग तो नहीं आते मैसेज वैसेज, अपडेट कर दो पहले ही कि क्लास में हो. तो तुम रिएक्टिव मेटल नहीं सेलेक्ट करोगे. कैसा मेटल सेलेक्ट करोगे? जो अनरिएक्टिव हो, नॉन रिएक्टिव हो. मुझे कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल दो जो नॉन रिएक्टिव हैं, तुमने डेली लाइफ में ये चीज एक्सपीरियंस की है. हवा हवाई मत बता देना मैंने प्लैटिनम लिखा तो तुम प्लैटिनम बोल दो, ये तो तुम मत करना. ठीक है बेटा, आर ऑल इनर्ट गैसेस कैन बी मेटल्स? इनर्ट गैस कैन नॉट बी मेटल. गैस कैन नॉट बी मेटल. समझ गए? चलो अब बताओ, इनर्ट मेटल मतलब क्या? जो रिएक्ट ना करे ना. तुम्हें अपने आसपास डेली लाइफ में कोई मेटल ऐसा नहीं दिखता कि डेली उस पर पानी पड़ रहा हो, हाँ 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 बोलो बोलो बोलो, और वो रिएक्ट ना कर रहा हो? वेरी गुड. सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. सिल्वर की रिंग क्यों पहनते हैं?
कॉपर जिंक की क्यों नहीं पहनते? क्योंकि वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है। सिल्वर डज नॉट रिएक्ट, गोल्ड डज नॉट रिएक्ट, प्लैटिनम डज नॉट रिएक्ट। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? प्लैटिनम यूज करते हैं। किसी ने कुछ पूछा है मुझसे? हाँ बोलो। हाँ लेड बोल सकते हैं। मरकरी मेटल कैसा होता है? क्या उसका हम इलेक्ट्रोड बना के डिप कर सकते हैं? ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए। तो प्लैटिनम क्यों यूज किया मैंने? क्योंकि अगर मैं उसे अपने सेल में इमर्स कर दूं, डिप कर दूं, तो वो क्या करेगा? रिएक्ट नहीं करेगा। मेरा एक सेल है, यहाँ पे हमने प्लैटिनम की रॉड लगा के छोड़ दी। अब हमें पता है कि इसके अंदर हम कोई भी एक्वस सोल्यूशन भर दें, प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करेगा, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। नहीं बेटा, गोल्ड रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं। तुमने कभी देखा कि 10-20 साल से कोई सोने की बाली पहन के घूम रहा हो और रोज नहाने से कुछ परिवर्तन हो गया हो उसके सोने के झुमके झुमकी में? है बेटा? तुमने ऑब्जर्व किया है कभी? अरे तुम लोग तो घर में देखते होगे सोने के कड़े झुमके बाली वाली, तो तुमने ज़्यादा ऑब्जर्व किया है। कुछ चेंज ऑब्जर्व होता है तुम्हें? कोई चेंज नहीं ऑब्जर्व होता है। उनसे संपर्क करिए आप। चलो इधर वापस आ जाओ। अरे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड अगर रिएक्ट नहीं करता तो उसका काम क्या है फिर? भाई सेल रिएक्शन करा रहे थे हम, कॉपर जिंक मैंने इसलिए डाला कि रिएक्ट करें, एक रिएक्शन प्रोसेस डेवलप हो, कुछ बनाएं उससे हम। एक सेल डेवलप की, उसमें एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, वो भी रिएक्ट नहीं करता है, तो इसका काम क्या है? थोड़ा उच्च स्वर में बोलो, हमें सुनाई नहीं दे रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे पास करेगा? ये प्लैटिनम लिखा हुआ है, ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ना ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कैसे पास करेगा इलेक्ट्रॉन? ये क्या दिलाएगा? है स्टेबिलिटी दिलाएगा। किसको स्टेबिलिटी? थोड़ा तेज बोलो भाई, किसको स्टेबिलिटी दिलाएगा? अरे किसी को तो तुमने कुछ तो सोचा होगा, किसे स्टेबिलिटी? एक बीकर है तुम्हारे पास, बीकर में प्लैटिनम का रॉड इमर्स्ड है, अब वो किसको स्टेबिलिटी देगा बताओ? सोल्यूशन को स्टेबिलिटी चाहिए क्या? ये रिएक्शन दिख रही है सामने, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शन है। अब बताओ यहाँ पे प्लैटिनम का क्या काम है? इसमें यही रिएक्शन होगी जो रिएक्शन लिखी हुई है। रिएक्शन क्या दिख रही है तुम्हें? तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? अरे यार ये तो मैंने फर्जी रब कर दिया। क्या रिएक्शन हो रही है यहाँ पे बेटा? हाँ H2 से क्या हो रहा है? H+ बन रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आया रिएक्शन क्या हो रही है? सिर्फ ये रिएक्शन हो रही है बस, हाइड्रोजन से H+ बन रहा है। इसके लिए मैंने क्या किया? मैंने एक बीकर में ये सेल डिजाइन किया, इसमें प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब बताओ प्लैटिनम का क्या काम है इस रिएक्शन के लिए? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड सरफेस। रिएक्शन होने के लिए कोई जगह चाहिए। कहाँ होगी रिएक्शन? कोई सरफेस चाहिए जिसके ऊपर लगकर रिएक्शन हो जाए। जहाँ पर कॉपर और जिंक थे वहाँ पर वो खुद अपने लिए सरफेस का काम कर रहे थे। ये कॉपर की प्लेट है या इलेक्ट्रोड है, इसी पे कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आराम से एक्सचेंज हो जा रहे हैं। सामने इसके जिंक की प्लेट है। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जाएंगे तो कहाँ सेटल होंगे, कहाँ इकट्ठा होंगे, कहाँ बैठेंगे? उसके लिए कोई जगह चाहिए। कॉपर का इलेक्ट्रॉन आया, जिंक की प्लेट पे लग गया, अटैच हो गया। जिंक का इलेक्ट्रॉन आया, कॉपर की प्लेट पे अटैच हो गया। ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसके लिए सरफेस क्या है? एक्वस सोल्यूशन में अगर इलेक्ट्रॉन चला गया, एक पॉसिबिलिटी तुम सोच सकते हो कि अगर ये जो मेरा एक्वस सोल्यूशन है, हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है इसके पास चला जाए, तो सोल्यूशन के कंपोजिशन पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। अगर सब एग्री हो तो ही, जबरदस्ती नहीं है कोई। तुम्हें लग रहा है कि तुम इस बात से सहमत हो तो ही सहमत हो। भाई हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है, जिसे हाइड्रोजन ने निकाल दिया है खुद ऑक्सीडाइज होने के लिए। ये कहाँ रिलीज करेगा? उसके लिए एक सरफेस चाहिए। हाइड्रोजन इटसेल्फ तुम्हें किस स्टेट में दिख रही है? गैसियस स्टेट में। कहाँ सेटल होगी? कहीं तो एब्जॉर्ब होगी, कहीं तो बैठेगी। तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड या इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है? केवल सरफेस प्रोवाइड करना।
ठीक है, तो शी के बारे में क्या क्या चीज़ें सीखी हमने? पहली चीज़, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी तुम्हारे हिसाब से, क्यों नहीं होगी? अगर मैंने सिर्फ इतना आंसर दिया होता तुम्हें कि अगर मैं हटा दूं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को और ये है मेरा एक्वस सोल्यूशन, इसमें मैंने क्या किया तुम्हारे हिसाब से? हाइड्रोजन गैस डाल दी। ठीक, हाइड्रोजन गैस डाल दी इस एक्वस सोल्यूशन में। अभी हम एक्वस सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तुम्हारा आ गया, निकालो देखो। घर से तो नहीं है? घर से जा। बताओ, एक्वस सोल्यूशन है, अपने अपने दिमाग में कोई भी एक एक्वस सोल्यूशन बना लो, वाटर, NaOH, H2SO4, जो जिसे समझ में आ रहा हो कि क्या हम ये यूज कर सकते हैं, अपने मन से अज्यूम कर लो। ठीक है, मैंने अपने लिए सोच लिया कि ये NaOH है। एक बीकर था, उसमें मैंने NaOH फिल किया, इसके अंदर मैंने कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं इमर्स किया, जैसा कि उसने मुझे सजेस्ट किया कि मैं प्लैटिनम ना डालूं। अब मैंने इसमें सिर्फ हाइड्रोजन पास करा दी, क्या होगा? क्या वो हाइड्रोजन सिर्फ H+ में कन्वर्ट होगी? हाइड्रोजन क्या करेगा? NaOH के साथ अपना ही रिएक्शन दे देगा बेटा। वहां पे क्या होगा? केमिकल चेंजेस हो जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री से पहले क्या आ रहा है? इलेक्ट्रो। किस चीज की जरूरत है हमें? इलेक्ट्रोड्स की, सेल की। जहां जिस सोल्यूशन में तुमने इलेक्ट्रोड ही नहीं डाला, उसे तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट मान सकते हो क्या? अरे ऐसे तो रिएक्शन होगी होगी, NaOH में तुम हाइड्रोजन डालोगे तो रिएक्शन तो होगी। उसका सिर्फ यही काम है कि वो सरफेस प्रोवाइड करेगा। प्लैटिनम है तो उसी प्लैटिनम पे हाइड्रोजन अटैच होगा, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ऑक्सीडाइज होगा। एक समय के बाद ये प्लैटिनम क्या होगा? इट विल बी एक्यूमुलेटेड विद इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट नहीं करेंगे इसके साथ, सिर्फ इस प्लैटिनम सरफेस पे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, इस प्लैटिनम का केवल इतना काम है। तो इसलिए इलेक्ट्रोड का होना सिर्फ और सिर्फ इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जस्टिफाई कर सकें कि हमारी रिएक्शन जो हो रही है, दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन बट एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ब्लेस यू। और किसी का कोई सवाल? इतने पोर्शन से, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इससे पूछो, कुछ तो पूछो। किसी का कोई सवाल नहीं है? अरे हमसे पूछो, आपस में मत पूछो, बोलो। बोलो भाई, लो। इतना क्या मजा आ गया उसको? हाँ, अच्छा। सेल पोटेंशियल क्या होता है? हाँ, अरे थोड़ा तेज बोलो। उसे सेल पोटेंशियल, पोटेंशियल का इतना क्या बोल रहा है ये? क्या होता है सेल पोटेंशियल? ठीक है, और बताओ सेल पोटेंशियल क्या होता है? पहले सेल ड्रॉ कर देते हैं। एक ये सेल है, एक एनोड है, एक कैथोड है। जो भरा है इसे क्या कहते हैं? लिक्विड, जो सेल के अंदर। हाँ हाँ बोलो, तुम सही बोल रहे हो। अरे तुम सही बोल रहे हो, बोलो। लिक्विड विच इज फिल्ड इन अ सेल इज कॉल्ड सोल्यूशन। और कोई? अच्छा, ये तुम ही ने सोल्यूशन बताया है। एनोड और कैथोड को क्या बोलते हैं जनरल टर्म में? है क्या है? प्लेट्स हैं। और क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिख के ही छोड़ दूं, यहां से नाम डिराइव करना है तुम्हें। जो भी नाम तुम रखोगे इसको ध्यान में रख के रखना। अब बताओ एनोड और कैथोड क्या है? क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्या? प्लेट्स।
कोई और? एनोड एंड कैथोड बोथ आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। याद आया? सुना सुना लग रहा है? ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा दैट इज एनोड, जिस पर रिडक्शन होगा दैट इज कैथोड। ठीक है, एक मैंने बता दी, अब तुम बता दो ये जो सोल्यूशन भरा हुआ है इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से फिर से तुम्हें नाम डिराइव करना है। वेरी गुड। ये क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोड्स, और जो लिक्विड फील्ड है या जो सोल्यूशन फील्ड है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो एज अ होल हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज मेड अप ऑफ, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स का खुद का कुछ सेल पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोलाइट का खुद का भी कुछ सेल पोटेंशियल होता है, उसके अंदर कितनी एनर्जी है जिसके बेसिस पे वो सेल की तरह वर्क कर सकती है। ठीक है, तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल पोटेंशियल इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोड्स एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल पोटेंशियल इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड्स का सेल पोटेंशियल मान लेते हैं E, स्मॉल e है मान लेते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट का सेल पोटेंशियल E, कैपिटल E है। ठीक है, पोटेंशियल। व्हाट वुड बी द सेल पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? Potential of electrodes is EE and potential of electrolyte is E capital E। या जैसे भी तुम कुछ A और B करके याद कर लो, एक काम करो A और B याद कर लो, वरना और ही मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है A, इलेक्ट्रोलाइट का पोटेंशियल है B, पूरे सेल का सेल पोटेंशियल क्या होगा? ठीक है, और किसी का कोई जवाब? हमें बताओ भाई, उसे मत बताओ, वो पूछ हमरा, तुम बताओ उसको रहो। A प्लस बी, A प्लस बी, और कोई? A प्लस बी, दिस इज एक्चुअली A माइनस बी। ठीक है, हाँ, वैसे E और E वैसे करके बता दें। अच्छा ठीक है, अच्छा, अरे तो कोई दिक्कत नहीं यार, इलेक्ट्रोड्स का मान लेते हैं E और E है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट का है E और कैपिटल E। तो सेल पोटेंशियल क्या होगा? सेल पोटेंशियल होगा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल का अंतर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का कितना पोटेंशियल है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी एनर्जी चेंज करेगा, और इलेक्ट्रोड्स की कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सेल पोटेंशियल विल बी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स विद इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, यूजुअली जब हम सेल डिजाइन करते हैं, जब हम एक सेल की बात करते हैं, तो एक पैरामीटर और एसोसिएटेड होता है हमारा फिजिक्स में, आई फॉर, वेरी गुड, फिजिक्स में आई फॉर करंट होता है। ठीक है, जब हम सेल की बात कर रहे हैं, जितना सेल अभी तक तुमने पढ़ा है, एक एनोड है, एक कैथोड है, तुम्हारे बीकर में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, इतना सब जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर क्या जनरेट हो गया होगा? अब तक करंट जनरेट हो गया होगा। और जितना तुम सेल के बारे में जानते हो, अगर मैं तुम्हारे लेवल पे बात करूँ तो तुम्हारे हिसाब से सेल डालने से क्या होता है? मशीन चलने लगती है, करंट जनरेट होने लगता है। तुम्हारी समझ में सेल यही है। ठीक है, तो जब तक तुम्हारे सेल से करंट जनरेट हो रहा है, करंट लिया जा रहा है या करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तब तक
तुम्हारे उस सेल पोटेंशियल को मैं सेल पोटेंशियल ही कहूंगी। अगर एक स्टेट ऐसी आ जाती है, उस स्टेट को जरा मुझे कोई एक लोग भी एक्सप्लेन कर दो ना तो बड़ी कृपा होगी। इस रिएक्शन की बात की थी शुरू में, याद रह गया है किसी को? कौन सी रिएक्शन, कौन से सेल की बात है ये? वेरी गुड। उधर कौन सा लिखा था? डेनियल सेल, वेरी गुड। डेनियल सेल की बात थी, ठीक है। हमने क्या कहा कि जब तक E की वैल्यू लेस देन 1.1 है रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, मतलब कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बराबर बना हुआ है, ठीक। फिर एक स्टेट पे मैंने कहा कि E की वैल्यू मोर देन 1.1 है, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड हो रही होगी, अभी भी करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा क्योंकि रिएक्शन हो रही है। कौन सी स्टेट ऐसी थी जब रिएक्शन रुक जाएगी? हाँ, जब E इज इक्वल्स टू 1.1। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अब करंट फ्लो नहीं होगा, अदर वर्ड्स में रिएक्शन नहीं होगी या इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, कुछ भी बोलो, ये सब कुछ घुमा फिरा के एक ही बात है, ठीक है। तो जब करंट का फ्लो नहीं होगा, एट दैट टाइम सेल पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? जब तक करंट फ्लो हो रहा था तब तक पोटेंशियल डिफरेंस को हमने सेल पोटेंशियल नाम दिया था। उस स्टेट पे जब करंट का फ्लो नहीं होगा, उस समय पे सेल पोटेंशियल को हम क्या नाम देते हैं? सेल। और कोई बताओ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलो तो। नहीं, ईएमएफ, ठीक है। तो सेल पोटेंशियल और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है तुम्हारे समझ से? तुम्हें सेल पोटेंशियल समझ में आया क्या होता है? अब बताओ सेल पोटेंशियल और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है? क्या समझ में नहीं आया तुमको? सेल पोटेंशियल और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है? सेल पोटेंशियल और ईएमएफ एक ही चीज है, डिफरेंस कितना है? जब करंट फ्लो होगा तो उसे हम बोलेंगे सेल पोटेंशियल, जिस समय करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तब उसी सेल पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? ईएमएफ कहेंगे। अब तक जितना पढ़ा उसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट? इसका, हाँ, इसी का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे ही हम क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। और बताओ, इसको तो लिखा ही रहने दो, 75 के काम आएगा। और बताओ, और पूछो कुछ। जितना पढ़ा उतना समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछो प्लीज। तुम कौन से फॉर्मूला की बात कर रहे थे शुरुआत में जब तुमने एन पूछा था? तुम इतना धीरे बोलते ही हो या तुम अभी धीरे बोल रहे हो या मुझे नहीं सुनाई दे रहा? इतना ही धीरे बोलता है क्या? तुम्हें क्या है? तुम्हें खुद से तेज सुनाई देता तो तुम मान लेते हो सबको तेज सुनाई दे रहा है। चलो बताओ फॉर्मूला क्या है? यहीं पे लिख दो आकर के। क्या है नास्टी क्वेश्चन? अरे है क्या नास्टी क्वेश्चन? रुको 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 रुको। हाँ हाँ हाँ, है? बस हो गया? और कुछ है इसमें? क्या है आगे? लो लिखो ना, बोलो, थोड़ा तेज बोलना। भूल गए हो? अच्छा, और कुछ इसमें किसी को कोई अमेंडमेंट जो किसी को समझ में आ रहा हो कि नहीं इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, कुछ और होगा? क्या लिखे? एन? एन बस? सब भूल गए एक साथ?
सही है, बताओ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, इसका मतलब वही हुआ, इक्वेशन को ऐसे ही याद कर लो, वैसे याद कर लो, जैसे भी याद कर लो, इस फैराडे को भी रख लेना, ठीक है? हैं फैराडे, हाँ। 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 क्या होता है बेटा? माइनस भी होता है। माइनस लगाने और ना लगाने में क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैंने माइनस लगाया व्हाट डज दैट मीन, और अगर मैंने माइनस नहीं लगाया तो व्हाट डज दैट मीन? कुछ तो फर्क होगा माइनस का, माइनस के होने का। चलो एक एक सिंबल का मतलब बताओ। आर क्या है? कौन सा कांस्टेंट? रिडबा बेटा तुम बताओ आर क्या है यहाँ पे? कहाँ से तुम रीडवर्क्स कांस्टेंट ले आए? खुद मुझे 2 मिनट लग गए प्रोसेस करने में। आर क्या है? वेरी गुड। स्टैंडर्ड गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है इन जनरल जो हम याद रखते हैं? हाँ, हमने क्या पूछा? क्या होती है आर की वैल्यू? 8 पॉइंट, ठीक। व्हाट इज टी? इतनी तेज बोला करो। टेम्परेचर। किस यूनिट में टेम्परेचर यूज करते हैं जब हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं? केल्विन में। कैसे चेंज करते हैं केल्विन में? 2, हाँ 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि अगर हम जिंक की रिएक्शन देख रहे थे तो हमारे लिए एन की वैल्यू कितनी थी? 2 थी। जितना भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का एक्सचेंज हुआ है याद रखना वही मेरे लिए एन की वैल्यू होगी। व्हाट इज एफ? फैराडेज कांस्टेंट, यूजुअली क्वेश्चन में दिया रहता है। लॉग बेस 10 के सी क्या रिप्रेजेंट करता है? के सी वर्ड कहाँ से आया है, कोई बताएगा क्या? इक्विलिब्रियम से। तो के सी क्या होता है? इक्विलिब्रियम तो पढ़ा ही है। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर हम कोई रिएक्शन लिख दें, के सी क्या होगा इस रिएक्शन का? वेरी गुड, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो वो जो तुमने पहले बोला था ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन प्रोडक्ट, वो अपने आप में कंप्लीट था, सही था। तो तुम चाहे तो इक्वेशन को इस तरह से याद रख लो, चाहे तो दूसरी तरह से याद रख लो, ठीक है। ये तुम्हारा एक ग्लिम्स हो गया नेक्स्ट इक्वेशन के लिए। जो इक्वेशन याद रह जाए बस उतना बहुत है, उसके बेसिस पे तुम क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, पता है कुछ? सुना है? सुना है सबने? चलो फिर बता दो मुझे थोड़ा बहुत। कंडक्टर्स में क्या होते हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, एक हुआ इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ का है या वीकर स्ट्रेंथ से मोर स्ट्रॉन्ग की तरफ का है, ठीक है। व्हाट इज इंसुलेटर? इंसुलेटर क्या होता है? करंट ना हो फ्लो होने दे। कोई एग्जांपल? वुड। ऐसा क्यों होता है इंसुलेटर में कि वो करंट फ्लो नहीं होने देता? उनमें वाइब्रेशन नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता, या वो फ्री नहीं होते। तो इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है, ठीक है। कंडक्टर क्या होते हैं? करंट फ्लो होता है। किसकी वजह से करंट फ्लो होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। कंडक्टर का कुछ एग्जाम्पल दो मुझे। आयरन, सिल्वर, अच्छा मेटल्स कॉमन बोल सकते हैं। कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स। कोई और एग्जाम्पल दो कंडक्टर का मेटल के अलावा।
और क्या है जो कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है? घर में सबने इलेक्ट्रिसिटी का काम किया है? कभी बल्ब बदला हो, कभी एमसीबी सही की हो, ऐसा किया? गीले चप किसी को देखा है करते हुए? भैया भाभी घर में किसी को देखा है? ठीक है, गीले हाथ से क्या हम स्विच छूना प्रेफर करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? करंट फ्लो हो जाएगा। तो वाटर कैन बी सीन एज अ कंडक्टर। वाटर कंडक्टर हुआ क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम गीले हाथ से स्विच छुओगे तो करंट फ्लो कर जाएगा। तुम लोग सहमत हो इस बात से? ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि कुछ आयनिक सॉल्यूशंस, आयनिक मतलब जो आयन प्रोड्यूस करते हैं, वाटर इसलिए क्योंकि अगर वाटर को देखो तो डिसोसिएट कैसे करता है, H+ और OH- में, तो आयन जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो आयनिक सॉल्यूशंस भी कैसे काम करेंगे? कंडक्टर्स की तरह काम करेंगे। तो कंडक्टर्स के दो एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? मेटालिक कंडक्टर्स हो सकते हैं, मेटल्स, या फिर आयनिक कंडक्टर्स हो सकते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि कंडक्टर में जो कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्या दोनों केसेस में कंडक्टेंस का रीजन सेम है? नहीं है। मेटल्स में कंडक्टेंस किसकी वजह से है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से। आयनिक सॉल्यूशंस में आयंस के माइग्रेशन की वजह से। ठीक है, समझ में आई ये बात? इंसुलेटर क्लियर था? कंडक्टर में तो वही चीजें हैं, एक मेरा मेटालिक कंडक्टर होगा, दूसरा मेरा आयनिक सॉल्यूशंस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बोलेंगे, जहां पे रीजन क्या है? आयंस का फ्लो, और मेटल्स के केस में रीजन है मेरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब हम आते हैं सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? कोई एग्जांपल? सिलिकॉन, आर्सेनिक। क्यों होता है ऐसा? क्या होता है ऐसा इसमें? कौन कौन से वैलेंट? टेट्रा नहीं, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट। वेरी गुड। इसका कॉन्सेप्ट किसी को पता है? सिर्फ लर्न है अभी। एनपी जंक्शन में होता है। वेरी गुड, पढ़ा है ये पीएन जंक्शन, एनपी जंक्शन, ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। क्या होता है सेमीकंडक्टर में? बेसिक कहानी क्या है सेमीकंडक्टर की? कोई चीज पहले कंडक्टिंग थी उसको सेमीकंडक्टर बनाया, या कोई चीज पहले इंसुलेटर थी उसको सेमीकंडक्टर बनाया। कौन सी जर्नी फॉलो की तुमने? तो वो नेचुरली क्या था पहले से? ऑलरेडी पहले से वो इंसुलेटर था। हाँ वेरी गुड। डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब? डोपिंग का मतलब क्या? मिक्स करते हैं। क्या होता है इसमें? कुछ मुझे समझाओ सेमीकंडक्टर के बारे में। हर चीज का सीधा जवाब जो मैं भूल गया। तुम्हारे पास एक इंसुलेटर था, वो कंडक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन तुम्हें लगा कि ये जो इंसुलेटर है ये बहुत सूटेबल है यहाँ पे फिट करने के लिए। कोई मशीन है, फॉर एग्जाम्पल कौन सी ऐसी मशीन है जिनमें सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है? चिप्स में या ट्रांजिस्टर्स में या इन्वर्टर्स में, वहाँ पे हम सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास कोई भी मशीन XY थी, तुम्हें ये लगा कि अगर मैं इस मेटल को वहाँ पे यूज़ करूँ तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत यूज़फुल रहेगा, लेकिन तुमने जब स्टडी किया उस मेटल के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो तुमने देखा कि वो तो इंसुलेटर है, तो तुम्हारा काम तो फुलफिल कर नहीं रहा है। अब तुम क्या करोगे? तुम उस इंसुलेटर में कुछ एक्सटर्नल मिक्सिंग कर दोगे। उसी मिक्सिंग को हम यहाँ क्या नाम देते हैं? डोपिंग। हम क्या करेंगे? डोपिंग करेंगे, थोड़ी सी उसमें इम्प्योरिटीज मिलाएंगे, और इम्प्योरिटीज मिलाने के बाद उसको यूजफुल बना लेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर्स which are doped with some external impurity to make them behave as conductors। ठीक है, अब ये जो मिक्स करके और प्रॉपर्टी इन्हेंस करने वाली बात है, यही तो हुआ सेमीकंडक्टर में। किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सटेंस में कुछ मिलावट की और उसकी प्रॉपर्टी बढ़ा दी। ऐसा कुछ कहीं और पढ़ाओ तुमने इससे बाहर निकल के?
कहीं और तुमने सुना हो कि हाँ यहाँ भी होता है वहाँ भी होता है? दो एग्जाम्पल दे दो मुझे। अरे मिक्सिंग करके प्रॉपर्टी को बढ़ा देते हैं, गुड बना, बेटर बना देते हैं। एलॉयज, एलॉयज के बारे में सुना है? सुना है एलॉयज के बारे में? स्टील इज अ अलॉय, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय, है तो होते हैं। तो अलॉय भी क्या है? सिमिलर एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए कि जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेटल था उसमें कुछ प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी थी, कुछ हमें चेंज करनी थी, तो हमने क्या किया, इम्प्योरिटी मिक्स कर दी, एडिशनली कुछ सब्सटेंस ऐड करके उसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा चेंज किया और हमें बहुत ही यूजफुल अलॉय मिल गए। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल? हाइब्रिड ब्रिंजल, हाइब्रिड टोमेटो, पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी में। बायोलॉजी वाले हो कुछ? कोई है बायोलॉजी वाला? कोई भी नहीं है, सब मैथ्स वाले हैं। अच्छा वो है नहीं आज। अच्छा, तो बायोलॉजी में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कर दिया जाता है कि ब्रिंजल है उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी या साइज बढ़ा दिया, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो सेमीकंडक्टर में जैसे हमने एक्सटर्नल इम्प्योरिटी मिला के प्रॉपर्टी को बेटर बना दिया, सिमिलर हम अलॉयज के केस में करते हैं। ठीक है, आखिर में आते हैं सुपर कंडक्टर के बाद। कंडक्टर तक समझ में आया? सुपर कंडक्टर से क्या समझते हो? मतलब जो हाईली कंडक्टिंग होते हैं। ठीक है, क्या एग्जाम्पल होंगे इनके? हैं? एलम, आयरन, सिर्फ एक आयरन? चाइनीज क्या? चांदी? सिल्वर कंडक्टिंग होता है? कहाँ पढ़ा है? हमें बताओ कहाँ पढ़ा है, उसे मत बताओ। हाँ, सिल्वर कौन सा कंडक्टर है? मोस्ट कंडक्टर है सिल्वर। कॉपर? सिल्वर ज्यादा कंडक्टिंग है या कॉपर ज्यादा? तुमने सिल्वर कहाँ पढ़ा है? अरे कहीं तो मुझे भी बताओ, मुझे शेयर करना तुम वो रिसोर्स, मैं भी पढ़ूं। मेटल्स, कॉपर इज द मोस्ट कंडक्टिंग एलिमेंट, ऑलवेज रिमेंबर। जब भी तुम ट्रांजिस्टर्स या किसी चीज का भी वायर खोलो, यू विल ऑलवेज गेट कॉपर देयर। ठीक है, silver is not most conducting, you cannot call it most conducting element. Metals and alloys at very low temperature, अगर उनका टेम्परेचर हम बहुत कम कर दें, they will behave as superconductors. ठीक है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और सुपरकंडक्टर। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? सुपरकंडक्टर में सारे ही मेटल्स और अलॉयज आएंगे अगर उनका हम टेम्परेचर घटा दें। सारे मेटल्स और अलॉयज कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, अगर आप टेम्परेचर कम कर दोगे दे विल स्टार्ट बिहेविंग एज सुपरकंडक्टर। निकल गया गूगल। क्या हुआ? आयरन तो फिजिबल है। वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा फिर आयरन। सुपर इंसुलेटर कौन है? सुपर इंसुलेटर क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर का तुम्हें मतलब समझ में आया, तो सुपर इंसुलेटर का मतलब क्या होगा? व्हाट? हाँ, पेपर इंसुलेटर है, तुम इंसुलेटर कहना चाहो, तुम सुपर इंसुलेटर कह दो, और क्या बताएं? कहाँ से लाते हो तुम लोग? कौन सी क्लास में हो सब? ट्वेल्थ में या पास्ड आउट हो? पास्ड आउट हो? अच्छा इसी साल पास्ड आउट हो, फिर तो ठीक है। सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। वी आर ह्यूमंस, थैंक यू फॉर कंसीडरिंग मी ह्यूमन। चलो, मेटेलिक कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस होता है बेसिक सा? अभी हमने कंडक्टर की बात की, दो तरह की कंडक्टेंस देखी, मेटालिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस। क्या डिफरेंस होगा दोनों में? फ्लो तो किस में?
मेटेलिक में करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, आयनिक में आयंस की वजह से। और कोई डिफरेंस क्या होता है? वेरी गुड। और आयनिक होता है लिक्विड, बहुत बढ़िया। और कोई? मेटालिक कंडक्टेंस M से शुरू होता है और आयनिक I से शुरू होता है? चलो, जब भी हम केमिस्ट्री या फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं तो हम बेसिक 3 पैरामीटर्स लेके चलते हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड पैरामीटर्स बोलते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, जितनी पढ़ाई हम करते हैं साइंस में 3 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। जब भी हम बात करते हैं तो इन तीनों ही के फ्रेम में करते हैं। ठीक, क्या प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा कंडक्टेंस पे? नहीं होगा। प्रेशर बढ़ाने या घटाने से कंडक्टेंस पे कोई चेंज नहीं आएगा, इसे हटा दो। टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा। नहीं पड़ेगा या पड़ेगा? पड़ेगा। मेटालिक कंडक्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करें, हाँ, तो कंडक्टेंस। कैसे तुम ये बात कह सकते हो? हाँ, वेरी गुड। सुपर कंडक्टर के थ्रू ही हम ये बात समझ गए कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, घटाएंगे सॉरी, मेटालिक कंडक्टर की कंडक्टेंस बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशन इन सम इन सब्सटेंस। व्हाट विल हैपन इन आयनिक कंडक्टेंस? डायरेक्टली रिलेट करेगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो आयंस हैं उनका मूवमेंट तेज होने लगेगा, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ आयंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से इंटर्न कंडक्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, तो मेटालिक और आयनिक में 2 ही बेसिक डिफरेंस हमें याद करने हैं। मेटालिक के केस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं और आयनिक के केस में फ्लो ऑफ आयंस देखते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर का रिलेशनशिप, तो उसका भी बात उसकी भी सही थी अपनी जगह। अगर एक याद कर लो तो फिर दूसरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक में इन्वर्स है तो ऑब्वियसली दूसरे में क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। और क्या बातें याद आ रही हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जो की जा सकती हैं, जो तुम्हें याद आ रहा हो कि हाँ ये बचा है, ये भी पढ़ लेते हैं? सॉल्ट ब्रिज, चलो बताओ क्या हुआ बेटा? वॉल्यूम का इफेक्ट किस पे पड़ेगा बताओ? मेटेलिक कंडक्टर पे या आयनिक कंडक्टेंस पे? आयनिक कंडक्टेंस पे, क्योंकि वहाँ पे एक्वस सोल्यूशन है। उसका इफेक्ट पड़ेगा, वो भी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे जब हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले क्या पूछा था किसी ने? सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है सॉल्ट ब्रिज? कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए। कनेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। अच्छा, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इटसेल्फ क्या जिंक का सोल्यूशन कोई भी ले लो, जिंक सल्फेट ले लेते हैं, कॉपर भी सल्फेट ले लेते हैं। ठीक है, हो गया, सुलझ गई समस्या। एक बीकर में तुम्हारे पास जिंक सल्फेट रखा हुआ है, दूसरे बीकर में तुम्हारे पास कॉपर सल्फेट रखा हुआ है। मैंने तुम्हें बोला कि तुम सॉल्ट ब्रिज अभी मत अटैच करो। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट है अभी तक कि अगर हम सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी या बैलेंस रहेगी। क्या बिना सॉल्ट ब्रिज लगाए हुए यहाँ पर, इसमें जिंक नहीं है, जिंक सल्फेट है, उसमें कॉपर सल्फेट है, दोनों सोल्यूशन के फॉर्म में है, क्या होगा? एक ये है बीकर जिसमें जिंक सल्फेट रखा हुआ है, ठीक है, इसके बगल में एक दूसरी बॉटल एज्यूम कर लो जिसमें कॉपर सल्फेट रखा हुआ है। हाँ, बॉटल मत दो हमें, पता हमें भी है, उसमें कॉपर सल्फेट रखा हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा हुआ है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी? जिसे बैलेंस करने के लिए तुम सॉल्ट ब्रिज लगाने वाले थे, क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर?
ज़्यादा होने लगेंगे। ठीक है। केमिस्ट्री लैब कौन कौन गया है, कौन कौन बिल्कुल नहीं गया है? हाँ, बिल्कुल नहीं गए हो? गए हो? तुम भी गए हो? सब गए हैं? ठीक। बताओ, अब अज्यूम योर सेल्फ स्टैंडिंग इन केमिस्ट्री लैब, ठीक है? बेंच पर दो बीकर हैं तुम्हारे पास, एक में जिंक सल्फेट रखा हुआ है, एक में कॉपर सल्फेट रखा हुआ है, दोनों बीकर तुमने अगल बगल रख दिए। उनमें क्या हो रहा होगा अब? कुछ तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो तुम तब बैलेंस करोगे जब यहाँ पे कुछ हो रहा होता। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस आ रहे होते, ना आ रहे होते, तब तो तुम उसे बैलेंस करते। हाँ, तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होगा? कनेक्टिविटी मेंटेन करना या सेल सर्किट को कंप्लीट करना। जब तक हम दोनों को बेटा कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही नहीं होगा, कहाँ से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट राइज हो गया? ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज का काम केवल कितना है? इन दोनों सेल्स को, हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट करना, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट तो हो, रिएक्शन शुरू तो हो। ठीक है, ये होता है। सॉल्ट ब्रिज में कौन कौन से सॉल्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन सा पेस्ट डालते हैं? पॉली पोटेशियम सॉल्ट्स यूज करते हैं, सिंपल। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट यूज कर सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं, KCl। सबसे कॉमनली यूज्ड सॉल्ट ब्रिज का तुम्हारा सॉल्ट है KCl। अब मुझे बताओ, KCl यूज कर सकते हैं, NaCl क्यों नहीं यूज कर सकते? ये मैं तुम्हें बता रही हूँ कि NaCl यूज नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है कि कैन NaCl बी यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज? कैन NaCl बी यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज? नो। व्हाई? सबको पता है, पर सबको वो जवाब बहुत छोटा लग रहा है। रिएक्शन नहीं करेगा, वो डिजोल्व हो जाएगा। तुम NaCl भर के लगाओगे, यहाँ पे तुमने पानी रखा होगा ना, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन पानी में ही तो होगा, तो वो NaCl क्या करेगा? धीरे धीरे पानी में डिजोल्व कर जाएगा। जब हम सॉल्ट ब्रिज प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास एक ग्लास रॉड होती है U शेप की, इसके अंदर हम अपना KCl फिल करके उसे जमा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसे हम उठा करके यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो ये जो सॉल्ट इसके अंदर डिपॉजिट है, KCl हो या NaCl हो, कुछ भी हो, दैट रिमेन्स इन टच विद सोल्यूशन। हमेशा हम सॉल्ट ब्रिज को ऐसे डिप करते हैं कि जो सॉल्ट का लेवल है वो मेरे सोल्यूशन के लेवल के बराबर से आना चाहिए, तभी इसके थ्रू मेरे आयंस माइग्रेट करके दूसरी जगह पहुंचेंगे। तो अगर मैंने, हाँ बेटा, जमा सकते हो NaCl, लेकिन NaCl वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। तुम इसे जैसे ही प्लेस करोगे, NaCl को उठा करके तुमने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ है, कॉपर सल्फेट इन एक्वस सोल्यूशन ही तो प्रिपेयर करोगे ना, पानी में तो मिलाओगे। उस पानी में कॉपर सल्फेट से भी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? NaCl की। तो एक समय के बाद ये जो तुम्हारा सॉल्ट है, ये धीरे धीरे डिजोल्व होकर तुम्हारे पानी में जाने लगेगा, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो हम सॉल्ट ब्रिज बनाते समय क्या ध्यान रखेंगे? हमें कैसा सॉल्ट सेलेक्ट करना है? जो जिसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए। ठीक है, और पूछो, और कुछ जो मुझे याद आ रहा है उससे अलग अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा है तो तुम प्लीज डिस्कस करो। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस पढ़ी है सबने? क्या होता है कंडक्टेंस? शाबाश। रेजिस्टेंस का रिवर्स। रेजिस्टेंस क्या होता है? अब ये मत बोलना कंडक्टेंस का रिवर्स होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अगर रोक रही है तो वो जो उसकी प्रॉपर्टी है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इंग्लिश में रेजिस्ट वर्ड का मतलब यही होता है ना, रोकना। तो रेजिस्टेंस जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो मतलब किसको रोक रहा है वो? इलेक्ट्रॉन फ्लो को या करंट फ्लो को। तो रेजिस्टेंस जनरली, जैसा उसने बोला, क्या है? इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देना, करंट को फ्लो होने देना, और उसी का ऑपोजिट क्या है? रेजिस्टेंस है। सिंपल। फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का? वेरी गुड, रो L बाई A। ठीक है, व्हाट इज रो? वेरी गुड, L मतलब लेंथ ऑफ,
लेंथ ऑफ कौन सा वायर, कहाँ लगाया वायर सेल में? तुमने सेल अभी जितनी पढ़ी जितनी मैंने सेल तुम्हें बताई, मैं यही बना के ही छोड़ देती हूँ। ये तुम्हारा सेल है, चलो कहाँ एल, इसमें एल क्या है? अरे मुझे बताओ, उसे क्या बता रहा हूँ, उसने पूछा लेंथ ऑफ एल क्या होता है? किसकी निकालेंगे रे? वाई कहाँ है? ये सेल है तुम्हारा, उसी सेल के बारे में बात हो रही है। एल इज लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड कैसे मेजर करेंगे? रुक जाओ, मुझे पीछे पलटने दो, इतना धीरे तुम लोग बोलते हो। हाँ, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब ये एक पेन और दे दो मेरे को। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, सेल में प्लेस्ड हैं। किसकी लेंथ लिखें, एनोड की, कैथोड की, या दोनों को ऐड कर दें, या फिर क्या करें? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल हेयर? ऐड कर दें। तुम्हारा क्या जवाब है? सिर्फ एनोड की, किसी भी एक का? ठीक, बहुत बढ़िया। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, समझ आया? तो R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए में रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे वो इलेक्ट्रोड्स म्यूचुअली प्लेस्ड हैं। ए क्या होगा? एरिया कैसे निकालेंगे? हाँ, क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? अब मैं इलेक्ट्रोड की पूछ रही हूँ। इलेक्ट्रोड रेक्टेंगल शेप का है। वेरी गुड, वेरी गुड। डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, यूजुअली एरिया तुम्हें दिया होगा। रे हो गया मेरा क्या? रेजिस्टेंस हो गया। इसके अलावा रेजिस्टिविटी हो गई। रेजिस्टिविटी का इन्वर्स क्या होगा? जैसे रेजिस्टेंस का इन्वर्स है कंडक्टेंस, जी मतलब कंडक्टेंस होता है, या सी लिख दो तुम, जी तो तुम अभी हम सेल कांस्टेंट ही बताएंगे अभी, मुझे ही नहीं दिख रहा। रो का इन्वर्स क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। एल बाई ए जो है लेंथ अपॉन एरिया, इसके लिए वन वर्ड यूज होता है, उसे हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में मान लो तुमसे पूछता है, देखो क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो सकता है, एक एग्जांपल देते हैं। कंडक्टेंस ऑफ सेल इज गिवन C ओम, ठीक, रेजिस्टिविटी ऑफ सेल इज गिवन A, हाँ, कंडक्टिविटी का ओम होगा या ओम इनवर्स होगा? चलो, रो दिया हुआ है तुम्हें A, ठीक है। अब तुमसे पूछ लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट, कैसे निकालोगे? तुम्हें कंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है, लिख लो, क्वेश्चन फॉर्म करो इसका। कंडक्टेंस ऑफ अ सेल इज 100 ओम इनवर्स, रेजिस्टिविटी इज 50 मान लो, 50 ओम मीटर। फाइंड सेल कांस्टेंट वैल्यू, कैसे निकालोगे? नहीं, इतना ही दिया हुआ है जितना दिया हुआ है। वन बाई टू, ठीक है। सेल कांस्टेंट ओम में नहीं होगा, सेल कांस्टेंट होगा सेंटीमीटर इनवर्स में। 1/2 आ गया आंसर। सब लोग लगा लो, फिर मैं लगाऊं।
1/2 आ गया तुम्हारा भी? ठीक है, कुछ भी नहीं। सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू कितनी आई? 1/2। चलो ट्राई करके देखते हैं कितना आ रहा है। चलो तुषार बताओ कैसे लगाया तुमने, क्या किया, स्टेप वाइज मुझे बताओ। मैं, अरे भैया बोलो। रो L/A। हाँ, क्या किया तुमने, कहाँ पे कौन सी वैल्यू प्लेस की? सेल कांस्टेंट कंसीडर कर लिया, ठीक है। R इज इक्वल्स टू रो इंटू जी। अब क्या किया? G इज इक्वल्स टू R बाई रो, ठीक है। R इज इक्वल्स टू 50 किसकी वैल्यू दी थी? रो की वैल्यू कितनी दी थी? 50 ओम मीटर। R की वैल्यू कितनी दी थी रेजिस्टेंस की? अच्छा ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी नहीं दी थी, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस। R इज इक्वल्स टू 1/C। कंडक्टेंस की वैल्यू थी 100 थी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/100। मिल गया जवाब, ठीक है। G की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? 1/100 डिवाइडेड बाई 50, 1/5000, फिर से कर लेना सॉल्व, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं था, तुम्हें भी पता है, ठीक है। केवल क्या जरूरत थी? तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने की, कि अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो क्या इस क्वेश्चन में हम रेजिस्टेंस कहीं से निकाल सकते हैं, कहीं से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं, ठीक। समझ में आ रहा है? कोई समस्या तो नहीं है? इरेज कर दे। कंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स से वेरी कर सकता है? क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको चेंज करने से हमारे सब्सटेंस की कंडक्टिंग पावर चेंज हो सकती है? हाँ, टेम्परेचर से हो सकती है। और कौन सा फैक्टर है टेम्परेचर के अलावा? वॉल्यूम। वॉल्यूम से चेंज होगी। अगर आयनिक सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो उसकी कंडक्टेंस वॉल्यूम से गवर्न होगी। उसमें कई तरह की कंडक्टेंस होती है, इसलिए वॉल्यूम के चेंज का अलग अलग इफेक्ट होता है। वो अभी हम थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन वॉल्यूम इज अ पैरामीटर, सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। और क्या होगा? हैं अलग अलग? आराम से बताओ, अब बताओ। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। और बताओ। और बताओ। तुम्हारे पास, अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे पास कंडक्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, G इज इक्वल्स टू 1/R, ठीक है। कंडक्टेंस इटसेल्फ तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो है ना तुम्हारे पास। क्या फॉर्मूला है? एक बार को मान लो कि रो इज कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ मेटल। अगर मैं आयरन की बात करूं तो वहां पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को गवर्न कर रहे हैं? अगर इन फैक्टर्स को चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इन फैक्टर्स को चेंज करने से कंडक्टेंस भी चेंज हो रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस आपस में इंटर रिलेटेड है। सहमत है? बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? विनय, विनीत, पक्का सही है, ठीक है। चलो, लेंथ और एरिया को चेंज करने से अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि लेंथ और एरिया को चेंज करने से कंडक्टेंस भी चेंज हो रही होगी। तो हमें दो नए पैरामीटर्स क्या मिल गए कंडक्टेंस के लिए? पहला
डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इसी को तो एल बोलते हैं, और दूसरा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। हाँ बेटा, दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए। अगर तुम किसी भी एक इलेक्ट्रोड का एरिया चेंज करोगे तो तुम्हारी कंडक्टेंस पे इफेक्ट आएगा। अब मैं तुमसे अगर इन जनरल पूछूं एक प्रोपोर्शनल रिलेशन बता के कि तुम मुझे समझाओ कि तुम इन पैरामीटर्स में चेंज लाओगे तो कंडक्टेंस पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा या इनवर्स इफेक्ट पड़ेगा। इन जनरल तुम्हें स्टेटमेंट देना है। ये है तुम्हारा कंडक्टेंस। अब बताते जाओ टेम्परेचर के साथ कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम मेटल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, तो कोई भी आयंस को या आयनिक सोल्यूशन को दिमाग में ना लाए, सारे जवाब मेटल्स पे दो। टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन होगा कंडक्टेंस का, वेरी गुड। वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम मेटल्स के केस में हम कंसीडर नहीं करेंगे, वॉल्यूम को साइड कर दो। नेचर ऑफ मटेरियल, यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल या इनवर्स का रिलेशनशिप नहीं डिराइव कर सकते हैं। फिर भी हम क्या देख सकते हैं कि जो मेटालिक जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस इसकी बढ़ जाएगी। अगर मैंने इनर्ट मटेरियल ले लिया, प्लैटिनम ले लिया, गोल्ड ले लिया, उस कंडीशन में कंडक्टेंस कम हो जाएगी इलेक्ट्रोड की। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पे, वेरी गुड। हाँ, नहीं, क्यों नहीं होगा? वेरी गुड। और एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तुम्हारे पास फिर से विल गेट बैक, कंडक्टेंस का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। एग्जामिनेशन में तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सेल था, उसके बीच में इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर थी। हमने क्या किया, या किसी स्टूडेंट ने आकर के क्या किया, इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दी, 25 सेंटीमीटर कर दी। पहले कंडक्टेंस की वैल्यू G थी, अब कंडक्टेंस की नई वैल्यू कितनी होगी? अगर तुम ऐसे सोचो तो तुम्हारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तुम क्वेश्चन नहीं लगा सकते। लेकिन अब तुम्हें दिख रहा है तो तुम कंडक्टेंस और एल के बीच में रिलेशनशिप के बेसिस पे इस आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, तुम चाहो तो इस रिलेशनशिप को नोट कर सकते हो, ये तुम्हारे काम आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। लिख लो तो मैं इरेज कर दूं, कर दे। एक चैप्टर था मेरे ख्याल से सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सबने पढ़ा है? क्या हुआ बेटा? हाँ, 11th-12th में एक ही क्लासेस हैं दोनों। चलो बताओ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा है सबने? उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स था एक टॉपिक, याद है? क्या हुआ? कंसंट्रेशन टर्म्स था, उसमें कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स थे। वेरी गुड। हाँ, मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल्स। ठीक है, व्हाट इज मोलैरिटी एंड व्हाट इज मोलैलिटी, इतना सा बताओ, फिर मैं वापस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे चली जाऊं। नंबर ऑफ मोल्स, तुम सही बताते बताते अटक जाते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। गुड। मोलैरिटी क्या था? इन केजी। ठीक है, क्लियर है ना मोलैरिटी मोलैलिटी सबका। जब हम लिक्विड कंडक्टेंस की बात करते हैं, आयनिक कंडक्टेंस की बात करते हैं, वहां पर मेरे पास जो कंडक्टिविटी होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है सिंपल कंडक्टेंस और एक होती है मोलर कंडक्टेंस।
तो मोलैरिटी मुझे इसीलिए पूछना पड़ा कि जब मैं मोलर कंडक्टेंस बताऊं तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि वाई इट इज रिलेटेड विद मोलैरिटी। ठीक है। आयनिक कंडक्टेंस, जहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशंस की बात हो रही है, वहाँ पे कंडक्टेंस मेरे लिए दो तरह की होगी। एक होगी सिंपल कंडक्टेंस जो हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे थे, आयंस का फ्लो होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अननोन है मेरे लिए, कितना भी पानी लिया उसमें कितना भी NaCl डाल दिया और करंट पास करा के देखा कंडक्टेंस हो रही है, दैट इज कंडक्टेंस। लेकिन जब मोल ऑफ सल्यूट एडेड, यानी कितनी शुगर नहीं, कितना सॉल्ट, कितना NaCl ऐड किया हमने और कितने पानी में कितना NaCl ऐड किया, मतलब कंसंट्रेशन हमने गवर्न की है। कंसंट्रेशन मेरे हाथ में, मैंने 1 लीटर पानी लिया उसमें मैंने 100 ग्राम NaCl डाला, तो आई नो द कंसंट्रेशन। ठीक है। कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में अगर मैं अपनी कंडक्टेंस चेंज ऑब्जर्व करने लगूँ कि ठीक है अब मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड करके देखा कंडक्टेंस पे क्या चेंज आ रहा है, देन वी विल कॉल दैट कंडक्टेंस एज मोलर कंडक्टेंस। यूजुअली कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, टर्म कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट में कितना ज्यादा सोल्यूट एडेड है मतलब सोल्यूशन उतना ही ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ठीक है। यूजुअली क्या होता है, मेरी कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मेरी कंसंट्रेशन नहीं, मेरी कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। जैसे जैसे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे आयनिक कंडक्टेंस बढ़ेगा। कैन समवन एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, व्हाई इज दिस ट्रू और व्हाई इज दिस फॉल्स इफ दिस इज फॉल्स? एक आयनिक सोल्यूशन है, पानी है, उसमें क्या कर दिया, NaCl ऐड कर दिया। 1 लीटर पानी में मैंने 10 चम्मच NaCl ऐड किया, उसकी कुछ कंडक्टेंस आ रही थी, मैंने थोड़ा और NaCl ऐड कर दिया, 2-4 चम्मच और ऐड कर दिया, फिर मैं तुमसे कह रही हूँ कि इसकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि कंडक्टेंस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्यों बढ़ेगी? नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ गई ना इतनी बात? अब मैंने तुमसे बोला कि लेकिन उसी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसी पानी में अगर मैं 10 चम्मच नमक डाल दूं तो उसकी कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं उसके बाद 2 चम्मच नमक और डाल दूं तो उसकी आयनिक कंडक्टेंस तो बढ़ेगी, लेकिन उसकी मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ऐसा क्यों होगा? इसका जवाब ज्यादा जरूरी है। ये होता है मोलर कंडक्टेंस। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस। व्हाई मोलर कंडक्टेंस will decrease with increase of concentration? बताओ, अरे कुछ तो सोचो, कुछ तो बताओ। तो हम तो बता ही रहे, नंबर ऑफ, क्यों? मैंने तो NaCl बढ़ाया है ना, डिक्रीज कैसे हो गए? क्या क्या होगा? बायोलॉजी, हाँ, हम्म, क्या कम हुआ? मुझे ही तुम नहीं समझा पा रहे बेटा। मोलैरिटी क्या था? इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, वेयर सॉल्यूशन इज इन लीटर्स। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे मोलैरिटी कम होती जाएगी। कोई है क्या? कोई अंदर आना चाह रहा है? अच्छा, तो तुम में से कोई जाकर के पूछ लो, अगर उन्हें फ्री तुम ही पूछ लो जाकर के कि अगर ख़त्म करानी है क्लास या ऐसा कुछ भी है तो। अरे बता दो, सर बच्चे बोल रहे हैं कि क्लास का टाइम हो गया, ये बोल दो जाकर के तुम। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर वो डांट खा जाएगा क्या? ऐसा है, चलो बैठ जाओ। तुम्हें तो बोला मुझसे 1 बजे क्लास ओवर हो जाती है। टाइम हो गया क्या? 1 बज गया क्या?
5 मिनट है, चलो फिर इस टॉपिक को फटाफट से कवर कर लेते हैं, ठीक है। क्या बात कर रहे थे हम लोग? मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे थे, ठीक है। एक खाली फील्ड है, उसमें तुम 4 लोग दौड़ रहे हो, तुम्हारे जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक। अब मैंने 4 लोग और ला दिए, तुम्हारे जीतने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई या बढ़ गई? कम हो गई। यहाँ पे क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस में कंसंट्रेशन तो बढ़ रहा है, डाइल्यूशन कम हो रहा है, या कह सकते हैं कि वॉल्यूम उसके रिस्पेक्ट में कम हो रहा है। फ्री आयन था ये तुम्हारा, मैं इरेज करके बताती हूँ। तुम्हारा जो सोल्यूशन था उसका वॉल्यूम फिक्स था पहले से, 1 बॉटल पानी या 10 ml पानी, जो भी तुम कहना चाहो, उसका कितना था वॉल्यूम? 10 ml या 10 लीटर, कुछ भी, ठीक। उसमें नंबर ऑफ आयन्स पहले कितने थे? 5 थे। मैंने 5 mg NaCl डाला था, 5 आयन्स फॉर्म हो रहे थे, ठीक। अब क्या हुआ, मैंने 2 mg और डाल दिया, 7 आयन्स फ्री हो गए। वाटर तो उतना ही रहा ना, वाटर का अमाउंट फिक्स है। अब इन आयन्स को फ्री मूवमेंट के लिए कम जगह मिल रही है पहले के कंपैरिजन में, या उतनी ही जगह मिल रही है? कम जगह मिल रही है, तो इनका फ्री मूवमेंट कहीं ना कहीं हिंडर कर रहा है, हिंड्रेंस आ रहा है इनके फ्री मूवमेंट में। तो जितना फ्रीली ये पहले मूव कर पा रहे थे, क्या उतना फ्रीली ये अब मूव कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो मेरी कंडक्टेंस तो बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, लेकिन मेरी मोलर कंडक्टेंस कम हो जाती है। अगर मैं वॉल्यूम को रिस्ट्रिक्ट ना करूं, तो मैं ऐसे देख सकती हूँ कि हाँ, नंबर ऑफ आयन 7 हो गए हैं तो अब 7 Na+ मिलेंगे या 7 इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन होगा। लेकिन जब मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, इसी बॉटल में इतने में ही हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, तो क्या वो सोल्यूट पार्टिकल्स उतना फ्री मूवमेंट कर पाएंगे जितना वो पहले कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे, सॉरी, नहीं कर पाएंगे। तो मोलर कंडक्टेंस कंसंट्रेशन बढ़ाने पर डिक्रीज करता है ड्यू टू हिंड्रेंस कॉज्ड इन फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक फ्लो में क्या होता है, हिंड्रेंस आ जाता है। अब बताओ, जितना भी आज पढ़ा उसमें किसी का कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट, कुछ सवाल, कुछ इम्प्रूवमेंट लगाओ कि ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया, मुझे दोबारा समझना है। ऐसे तो एक बार में किसी को नहीं आता है, मतलब इतना नहीं है कि तुम्हें एक बार में याद हो जाना चाहिए। स्टिल इफ यू कुड गेट 70% ऑफ व्हाट आई टॉट, व्हाट आई ट्राइड टू कन्वे। बताओ, और किसी को कुछ पूछना हो, कुछ अलग सा पूछना हो जो मैंने ना बताया हो। एक चीज़ और बता दो फटाफट से, फिर ख़त्म ही कर देते हैं क्लास। इलेक्ट्रोलाइट देखा था हम लोगों ने, इलेक्ट्रोलाइट की बात की थी। क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? हैं? सॉल्यूशन, सेल में भरा हुआ लिक्विड कंटेंट, ये तो इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप का होता है? जैसे हमने देखा था कि इलेक्ट्रोड 2 तरह के होते हैं, एनोड और कैथोड, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप का होता है? इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग, वाई वीक इलेक्ट्रोलाइट इज वीक। कौन से ग्राउंड पे बोला कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है? और एक एक एग्जांपल दे दो मुझे बस, दैट्स इट, खत्म आज की क्लास। पता तुम सबको सब है, बस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। जो हाईली रिएक्टिव है वो स्ट्रॉन्ग है। समवेयर तुम्हारी बात सही है, एग्जैक्टली नहीं सही है। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो वाटर है सिंपली, तो इस रिएक्शन में इस वाटर का कुछ तो काम होगा। क्या करेगा ये? डिसोशिएट करेगा, टूटेगा आयंस के फॉर्म में। तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? टू गेट डिसोसिएटेड, खुद टूट जाता है। अब जो इसने बोला उसी के बेस पे कोई मुझे वापस से समझाए। जल्दी कितना जल्दी?
जो कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कंप्लीटली डिसोशिएट ना करे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, 100% डिसोसिएशन। तुमने अगर 10 मॉलिक्यूल 10 वाटर मॉलिक्यूल्स डाले थे तो तुम्हें कितने H प्लस मिलेंगे, 100 वाटर मॉलिक्यूल होगा, चलो 100 H प्लस। नंबर ऑफ जितने मॉलिक्यूल्स तुमने डाले थे तुम्हें उतने नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 100% डिसोसिएशन। लेकिन अगर तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह डिसोसिएट नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट और वीक स्टूडेंट में ही तो डिफरेंस होता है ना, कि जितना पढ़ाया गया 100% उसने ग्रैस्प भी कर लिया, 100% वो एग्जाम में लिख के भी आ गया, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट ना। जो 100% ग्रैस्प नहीं कर पाया दैट इज अ वीक स्टूडेंट, सिंपल। व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो सेल में 100% डिसोशिएट कर जाए, पूरी तरह टूट जाए अपने आयंस में। जो 100% डिसोशिएट ना कर पाए दैट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कुछ एग्जाम्पल, वाटर या जितने भी तुम्हारे कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं, जैसे H2SO4 तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, HCl तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूट एसिड्स ले लो, जैसे कि एसिटिक एसिड, दिस इज योर वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप किसी की कोई समस्या, फिलहाल जितना पढ़ा आज हो गया, 1 बज गए, अच्छा 1-2 हो गया, चलो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, अच्छा ये कहाँ गए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अच्छा ये मैंने नाम नहीं लिए, क्या हुआ, सबसे पहले यही आता है। इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस पढ़ी है, क्या मतलब होता है हाइड्रोलिसिस का, हाइड्रोलिसिस का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन। लिसिस वर्ड का मतलब ही होता है ब्रेकिंग। जो तुम बोल रहे हो ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रेशन एक्चुअली, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब ब्रेकिंग ऑफ वाटर। अब आ जाओ इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अगर तुम्हारी केमिकल रिएक्शन कहीं भी स्प्लिट कर रही है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे, जब हम गैल्वेनिक सेल पे पहुंचेंगे तब हम तुम्हें डिफरेंस बताने वाले थे बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। आप बताओ, जो छूट गया उसे जाने दो, अभी ये चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ है, काफ़ी बड़ा है। जितना हुआ उसमें किसी का कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो, सब समझ में आ गया, अभी तक तो तुम्हें सब समझ में आ गया। चलो तो ओवर करें क्लास, किसी और की क्लास है, चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, होपफुली वील मीट सून। चलो ऑल द बेस्ट तुम लोग के एग्जाम्स के लिए।